हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, परमाणु की संरचना, हिंदी मीडियम। इसके अब हम लोग 8वें वीडियो में पहुंच गए हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर मॉडल। देखिए, बोर मॉडल आधुनिक मॉडल्स में से एक मॉडल माना जाता है। हालांकि ये परमाणु के संरचना के जो सभी तथ्य हैं उनको पूरी तरह से विस्तृत व्याख्या उनकी नहीं कर पाया। कम से कम जो क्वांटम थ्योरी है उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा व्याख्या नहीं कर पाए, लेकिन इनके मॉडल से आधुनिक मॉडल की एक नींव पड़ी कि हम कैसे समझ सकते हैं परमाणु की संरचना को। जैसे कि हम जानते हैं परमाणु में एक नाभिक होता है और उसके चारों तरफ ऑर्बिटल्स होते हैं, कक्षक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन चीज़ों को समझने में बोर के परमाणु मॉडल ने काफ़ी सहायता की। फिर बाद के और मॉडल्स हम बनाते गए, मॉडल नहीं बनाए गए बाद में, उसी में क्वांटम थ्योरी वगैरह जुड़ते चले गए, जिससे हम आगे चल के परमाणु की संरचना के बारे में पूरी तरह से समझ पाए। तो जो उसकी व्याख्या के जो नींव है वो बोर मॉडल के से ही पड़ी है। हाइड्रोजन परमाणु की संरचना तथा इसके स्पेक्ट्रम के सामान्य लक्षणों की पहली मात्रात्मक व्याख्या नील बोर्स ने 1913 में की थी। ठीक है, तो इतना पहले इन्होंने इन सब चीज़ों को व्याख्या किया है। आज से करीब 107 साल पहले इन्होंने इतनी ज़्यादा व्याख्या कर दी है। तो सोचिए कितनी ज़्यादा इन्होंने कार्य किया है। उन्होंने प्लांक के ऊर्जा के क्वांटीकरण की अवधारणा का उपयोग किया। प्लांक का क्वांटीकरण अवधारणा क्या था कि जो रेडिएशंस हैं, जो विकिरण हैं, उनमें ऊर्जा के पैकेट्स पाए जाते हैं, ऊर्जा के कण पाए जाते हैं, जिनको क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। उसी में ऊर्जा समाहित है और ऊर्जा की मात्रा इस बात पे निर्भर करती है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी ज़्यादा है। मतलब जो विकिरण है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहती है और उसका तरंग दैर्ध्य कम रहता है, तो उसमें ऊर्जा ज़्यादा होती है। इस बात को क्वांटम ने अपने क्वांटीकरण की थ्योरी में बताया था। यद्यपि बोर सिद्धांत आधुनिक क्वांटम यांत्रिकी नहीं था, तथापि परमाणु संरचना तथा स्पेक्ट्रा में कई बातों को तर्कसंगत रूप से समझाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को बोर मॉडल से समझाया जा सका। जो स्पेक्ट्रम है उनको समझाया जा सका। जैसे स्पेक्ट्रम अभी हमने पिछले क्लास में 7वें वीडियो में बात किया था कि जो हाइड्रोजन का परमाणु है उसको गर्म करने पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में चले जाते हैं, फिर वापस आते हैं तो ऊर्जा छोड़ते हैं, जो एक विशेष विकिरण के रूप में निकल जाता है, जिसको लाइमन बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, इन सब श्रेणियों में हमने पढ़ा है। तो उन चीज़ों की व्याख्या करने में बोर्स मॉडल काफ़ी हमारी सहायता कर पाया। बोर का मॉडल निम्नलिखित अभिगृहीतों पर आधारित है। ठीक है, पहला, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है ना। तो ये देखिए कि जैसे ये नाभिक है जिससे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। हालांकि ये हाइड्रोजन की बात कर रहा है, तो हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, और इसके चारों तरफ जो है ऑर्बिटल हैं। तो इन ऑर्बिटल्स में, इन कक्षकों में जिनकी निश्चित त्रिज्या होती है, अभी हम बात करेंगे उस त्रिज्या के बारे में, इसी में इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। जो नाभिक के सबसे समीपस्थ कक्षक होता है उसमें इसका एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनकी सबकी त्रिज्याएं फिक्स हैं, अभी हम बात करेंगे। इन वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या स्थायी अवस्था कहते हैं या अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। अनुमत का मतलब यह है कि ये इसमें ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा होती है। ऊर्जा की मात्रा को कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी हम देखेंगे, जो कि कक्षकों में निगेटिव में होता है। जितना पास का कक्षक रहेगा उसमें ऊर्जा उतनी कम रहती है, जितनी दूर की कक्षक रहेगी उसमें उतनी ज़्यादा ऊर्जा रहती है। और जो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकल जाता है उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा रहती है और उसे जीरो मानते हैं। क्यों ऐसा करते हैं हम अभी थोड़े विस्तृत व्याख्या करेंगे इस पर। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर सकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होती हैं। तो कई कक्षक हो सकते हैं, है ना। इनके कक्षकों की संख्या निश्चित नहीं होती, लेकिन फिर भी लिमिटेड संख्या में कक्षक किसी परमाणु में हम अनुमान लगा सकते हैं कि इतने कक्षक हो सकते हैं, ऐसा। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथों में घूम सकता है। तो जो पथ हैं, जो कक्षक हैं, उनकी दूरी भी यानी त्रिज्या भी फिक्स होती है और उनमें ऊर्जा भी फिक्स होती है। जो सबसे कम पास वाला होता है उसमें सबसे कम ऊर्जा होती है। वृत्ताकार पथों को हम कक्षा या स्थायी अवस्था अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं। नाभिक के चारों सकेंद्रीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। उसी को दोबारा पढ़ दिया मैंने, एक्चुअली ये डबल पोस्ट हो गया है, कोई बात नहीं है। कक्षा में
इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समय के साथ नहीं परिवर्तित होती है, तथापि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न स्थायी स्तर से उच्च स्थायी स्तर पर जब जाएगा जब वह आवश्यक ऊर्जा का अवशोषण करेगा, अथवा इलेक्ट्रॉन के उच्च स्थायी स्तर से निम्न स्थायी स्तर पर आने के बाद ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं समझ लीजिए। जैसे कि ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन है, हाइड्रोजन में तो केवल प्रोटॉन ही है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन भी रहता है, और ये कक्षक है। ठीक है, तो मान लो ये प्रथम कक्षक में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन, तो अगर इसको हम ऊर्जा देते हैं तो ऊर्जा अवशोषित करके ये उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में जा सकता है, ऊर्जा को अवशोषित करेगा, क्योंकि उधर जाने के लिए इनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। लेकिन ये उनकी उत्तेजित अवस्था कहलाती है। बाद में इलेक्ट्रॉन उन्हीं अवशोषित ऊर्जा को उत्सर्जित करके वापस अपने पुराने वाली अवस्था में आ जाता है, जिसको स्थायी अवस्था कहते हैं। उत्तेजित अवस्था स्थायी अवस्था नहीं है, और वो उतना ही ऊर्जा छोड़ेगा जितना कि वो स्थायी कक्षक में आने के लिए छोड़ना पड़ता है। दूसरा चीज़ ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पथ में घूमते समय किसी प्रकार की ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगी, इसलिए ये कक्षा स्थायी है और वो इलेक्ट्रॉन उसमें हमेशा घूमते रहेगा। अगर इस कक्षक में घूमते समय भी अगर वो ऊर्जा उत्सर्जित करता तो फिर ये आगे चल के नाभिक में गिर जाता और प्रोटॉन के साथ मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें एक निश्चित कोणीय संवेग होता है जिसके द्वारा वो घूमते रहता है और वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। लेकिन जब उच्च ऊर्जा कक्षकों में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करके जाता है और ऊर्जा उत्सर्जित करके वापस अपने पुराने कक्षक में आ सकता है। ये इसमें बताया गया है। लेकिन ऊर्जा परिवर्तन सतत तरीके से नहीं होता। इसका यही मतलब होता है कि ऊर्जा उच्च कक्षक से निम्न कक्षक या निम्न कक्षक से उच्च कक्षक में जाते समय ही परिवर्तन होगा। एक बार ये माइग्रेट हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, उसके बाद ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन नहीं होगा, मतलब सतत रूप से नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि वो घूम रहा है उस समय वो उत्सर्जन या अवशोषण, मतलब उत्सर्जन तो नहीं करेगा कम से कम, है ना। जैसे मान लो पहले कक्षक में घूम रहा है, निम्नतर ऊर्जा वाले कक्षक में घूम रहा है, तो फिर वो और ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, तो सतत ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, एक फिक्स ऊर्जा उत्सर्जित करके वो उसी कक्षक में घूमता रह जाएगा। ऐसा है। डेल ई यानी ऊर्जा का अंतर वाली दो स्थायी अवस्थकों के संक्रमण के समय अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण को निम्न रूप में दिखाया जा सकता है। तो देखिए, जैसे मान लो आपने निम्न कक्षा में जो घूम रहा इलेक्ट्रॉन है उसको ऊर्जा दिया, उच्च कक्षक में गया या उच्च कक्षक से ऊर्जा उत्सर्जित करके वापस अपने निम्न कक्षक में आया, तो उस समय कौन से तरंग दैर्ध्य या कौन सी आवृत्ति को अवशोषित करेगा या उत्सर्जित करेगा, उसकी गणना हम कर सकते हैं न्यू से। न्यू आपको पता है कि विकिरण की जो आवृत्ति होती है उसके लिए इस साइन का प्रयोग किया जाता है, आवृत्ति के लिए। तो ऊर्जा का अंतर कितना है और ये प्लांक स्थिरांक कितना है ना, इसका अंतर, ऊर्जा का अंतर कितना है कि बाद में जो ऑर्बिटल है, जैसे मान लो पहले ऑर्बिटल से चौथे ऑर्बिटल में गया तो ये चौथा नंबर है और ये पहला नंबर है, ऐसा है। या चौथे नंबर से पहले पे आया तो फिर ये 1 और 4 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो दोनों के ऊर्जा स्तरों पे ये अंतर आएगा कि ऊर्जा अवशोषित कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है। जैसे पहले से दूसरे तीसरे चौथे में जाएगा तो अवशोषित करेगा, लेकिन चौथे पांचवें से दूसरे तीसरे पहले में आएगा तो उत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो ये E1 और E2 क्रमशः निम्न और उच्च अनुमत ऊर्जा अवस्थाएं हैं। ध्यान रखेंगे हमेशा कि E2 जो है ज्यादा ऊर्जा वाली अवस्था है। जैसे कि मान लो ये नाभिक है, ये प्रथम है, ये द्वितीय कक्षक है, तो द्वितीय कक्षक में ज्यादा ऊर्जा रहेगा, इसलिए ये E2 होगा और ये E1 होगा, है ना। मान लो इसके ऊपर और कोई कक्षक रहता तो E2 इनमें से कोई हो सकता था और इनमें से कोई E1 हो सकता था। उच्च ऊर्जा वाला E2 रहेगा। इस समीकरण को बोर के आवृत्ति का नियम कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति किस चीज की आवृत्ति? जो ऊर्जा अवशोषित हुई, विकिरण अवशोषित हुई, ऊर्जा अवशोषित हुई उसकी आवृत्ति, या जो उत्सर्जित हुई उसकी आवृत्ति, दोनों में से कोई भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा है। इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्वांटीकृत होता है। द्विस्थायी अवस्था में इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए, कोणीय संवेग क्वांटित होता है का मतलब देखिए,
संवेग का मतलब आप समझते हो ना कि किसी भी पदार्थ की गति, स्पीड क्या है और उसका वजन क्या है, मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान और गति का गुणा जो है संवेग होता है। लेकिन यहां पर गति ऐसे वृत्ताकार पथ में है तो इसलिए हम इसको कोणीय संवेग कहेंगे। सीधा गति करता है तो हम उसे सिंपल संवेग कहते हैं, मोमेंटम। लेकिन जब कोई वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उसको हम कोणीय संवेग कहते हैं, जिसको ओमेगा से दर्शाते हैं। ठीक है, तो कोणीय संवेग क्वांटित होता है का मतलब क्या है कि जिस संवेग से ऐसे घूम रहा है वो घूमता रहेगा, ये अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा और जितनी ऊर्जा उसमें है उतनी ऊर्जा बनी रहेगी, इसलिए क्वांटित लिख रहा है। क्वांटीकरण का मतलब होता है फिक्स्ड हो जाना, उतनी ऊर्जा उसमें रह जाना, उसे क्वांटित रहना कहते हैं। तो कोणीय संवेग का मतलब यह है कि जिस संवेग से वो घूम रहा है वो संवेग फिक्स रहेगा, वो ऊर्जा का उत्सर्जन और नहीं करेगा, अपनी स्थायी अवस्था से और ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा। हाँ, अगर उत्तेजित अवस्था में चला गया है अवशोषित करके ऊर्जा को, तो उतनी ऊर्जा उत्सर्जित करके वापस स्थायी अवस्था में आ जाएगा। लेकिन जिस कक्षक में स्थायी रूप से घूम रहा है उसके बाद वो और ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, इसलिए उसका जो कोणीय संवेग है वो फिक्स्ड हो जाएगा। तो फिक्स्ड होना क्वांटीकृत होना है। दी हुई स्थायी अवस्था में इसे निम्नलिखित समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। देखिए अब क्या है, MEVR। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी गति और वो जिस कक्षक में घूम रहा है उसकी त्रिज्या। ठीक है, जैसे मान लो ये इस कक्षक में घूम रहा है, ये नाभिक है, तो नाभिक से इसकी त्रिज्या ये पिकोमीटर में नापते हैं। ठीक है, तो इसके बराबर क्या है, NH डिवाइडेड बाय 2 पाई। मतलब क्या है, N क्या है, 1 2 3 4 ये कक्षकों का नंबर है, कौन से कक्षक में घूम रहा है। ठीक है, और H का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, और फिर 2 पाई, और ME जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, उसकी गति है, और त्रिज्या है जिस कक्षक में घूम रहा है। देखिए लिखा है, जहां ME इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V वेग, R उस कक्षक की त्रिज्या है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अतः एक इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षों में घूम सकता है जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्णांक गुणक होता है। क्योंकि कक्षक तो 1 2 3 4 पूर्णांक पर रहेगा ना, 1.5 2.5 ऐसे भिन्नांक में नहीं होगा, पूर्णांक में रहता है ना। मतलब h/2 पाई इसका पूर्णांक है 1 2 3 4। इसका अर्थ है कि कोणीय संवेग क्वांटित होता है, मतलब कोणीय संवेग फिक्स रहेगा कहीं पर भी। जब इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग के किसी एक क्वांटित मान को छोड़कर दूसरा मान प्राप्त करता है तो विकिरण का अवशोषण अथवा उत्सर्जन होता है। अतः मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहां लागू नहीं होता है। तो कोणीय संवेग कब बदलेगा, जब वो स्थायी कक्षक से ऊर्जा अवशोषित करके उच्च कक्षकों में जाएगा तो उसका कोणीय संवेग बढ़ जाएगा, और उच्च कक्षकों से ऊर्जा उत्सर्जित करके निम्न कक्षकों में जाएगा तो कोणीय संवेग कम हो जाएगा। ठीक है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत यहां लागू नहीं होता। ठीक है, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा है, पिछले मतलब वीडियोस में पढ़ लिया है। यही कारण है कि कुछ निश्चित कक्ष ही अनुमत होते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि एकदम 100-200 कक्षक हम मान लें, है ना। कक्षक अधिकतम कितने हो सकते हैं, 5 7 10 कक्षक हो सकते हैं। जो बड़े परमाणु होते हैं, जो बड़े तत्व होते हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 100 102 4 5 होते हैं या 90 80 100 होते हैं, उनके कक्षक ज़्यादा हो रहेंगे। और जिनमें परमाणु क्रमांक कम है, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके कक्षक कम रहेंगे। हालांकि कक्षक अनंत हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो होते हैं वो कुछ निश्चित संख्या में ही होते हैं। बोर की स्थायी अवस्थाओं की ऊर्जाओं के विचलन के विषय में हम दी गई विस्तृत जानकारी काफी जटिल है, अतः उसे आगे की कक्षाओं में समझाया जाएगा। बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखिए, बोर जो ये बताता है कि स्थायी अवस्था से वो अस्थायी अवस्थाओं में जब जाता है तो कैसे क्या ऊर्जा अवशोषित और उत्सर्जित करता है, इसके बारे में ज़्यादा जटिल कैलकुलेशन हम इस क्लास में नहीं करेंगे। एक्चुअली ये जो कैलकुलेशंस हैं
ये उधर एमएससी बीएससी करते समय कहीं किसी जगह पे होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु कैसे होता है ना, समझाया जाएगा कैसे बोर सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु। पहला, इलेक्ट्रॉन के लिए स्थायी अवस्थाओं को n = 1 2 3 4 के द्वारा व्यक्त किया गया है। इन पूर्णांकों को मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। तो जो कक्षक हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उनको हम मुख्य क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं। उसके बाद जो एजीमुथल है ना, दिग्बंश ऐसा कुछ नाम है उसका, हिंदी में नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, एजीमुथल क्वांटम संख्या, उसमें हम कक्षकों के अंदर जो उपकक्षक हैं उनको हम दिखाएंगे, ठीक है। तो कक्षक के अंदर उपकक्षक हो सकते हैं जिसमें कुछ जैसे मान लो एस वाले हैं तो नीचे वाले में रहेंगे, पी वाले हैं तो थोड़े ऊपर वाले में रहेंगे, समझे बात को। जैसे कि ये नाभिक है और मान लो ये कोई कक्षक है, तो कक्षक के अंदर कुछ उपकक्षक हो सकते हैं, ये ऐसे उपकक्षक हो सकते हैं जिसमें एस पी डी एफ ऐसे कई उपकक्षक होते हैं, ठीक है। ये हम बताएंगे आगे, इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसको, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या हुआ, जो मुख्य कक्षक है वो मुख्य क्वांटम संख्या हुआ। स्थायी अवस्थाओं की त्रिज्याओं को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए जैसे कि ये नाभिक है जिसमें प्रोटॉन है, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इसका पहला कक्षक है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, फिर दूसरा कक्षक है, तीसरा कक्षक है। तो इन कक्षकों की नाभिक के सेंटर से दूरी कितनी है, नाभिक के सेंटर से इनकी दूरी कितनी है, इसको हमको देखना है, ठीक है। तो जैसे यहां से लेके यहां तक, एक मिनट, सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, यह त्रिज्या है, फिर दूसरे वाली की दूरी कितनी है, तीसरे वाली की दूरी कितनी है, ये सब चीजों को हम त्रिज्या में नापते हैं। तो r का मतलब है त्रिज्या, n का मतलब है उस कक्ष की संख्या, जैसे पहला कक्षक, दूसरा कक्षक, तीसरा कक्षक, ऐसा, इक्वल टू n² a0। n² क्या है, n है कक्षक की संख्या और a0 है प्रथम कक्षक की त्रिज्या जो कि फिक्स्ड है। प्रथम कक्षक की त्रिज्या जो होती है वो इतनी है और ये निश्चित है, इसी के आधार पे आपको बाकी कक्षकों की त्रिज्या निकालनी है। पहले कक्षक की त्रिज्या निकाल के दे दिया है आपको, कितना है, 52.9 पिकोमीटर। पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12 मीटर, एंगस्ट्रॉम का होता है 10 और नैनोमीटर का होता है 9 माइनस में, ठीक है। पिकोमीटर का होता है -12। तो पहले कक्षक का जो त्रिज्या है 52.9 पिकोमीटर है, इसको आप a0 मानते हो पहले कक्षक को। अब दूसरे कक्षक का निकालना है तो यहां पर 2 लिख दीजिए, 2 2 ने 4 और ये, तो इसका 4 गुना हो जाएगा, समझ रहे हैं बात को। जैसे पहला कक्षक ये है तो इसकी दूरी जितनी है दूसरे कक्षक की दूरी 4 गुना हो जाएगी, तीसरे कक्षक की दूरी 9 गुना हो जाएगी। मतलब ठीक डबल 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 नहीं होते जाता, वो इसके अनुसार बढ़ता है, स्क्वायर के अनुसार बढ़ता है। पहले कक्षक का इतना और दूसरे कक्षक का इसका 4 गुना, तीसरे कक्षक का इसका 9 गुना, चौथे कक्षक का 16 गुना, फिर 25 गुना, फिर 36 गुना। डबल नहीं हो रहा है, कितने गुना बढ़ रहा है देखिए, ऐसा हो जाए। तो a0 जो है इस प्रकार की पहली स्थायी अवस्था जिसको बोर कक्षा कहा जाता है कि त्रिज्या 52.9 पिकोमीटर है। साधारणतया हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन इसी कक्षा में पाया जाता है। तो मैंने बताया ना कि नाभिक के चारों तरफ जो पहली कक्षा है उसी में इलेक्ट्रॉन है, इसी की दूरी बताया है, त्रिज्या बताया है। n के बढ़ने के साथ r का मान बढ़ता है। दूसरे शब्दों में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर उपस्थित होते चले जाते हैं, नाभिक से ज्यादा दूर होते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण गुण स्थायी अवस्था की ऊर्जा है, इसे निम्नलिखित सूत्र द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन जो है अपने निम्न स्थायी कक्षक में रहना पसंद करता है, अपनी सबसे कम ऊर्जा वाले में। इसलिए जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है पहले ही कक्षक में रहेगा क्योंकि उसी में सबसे कम ऊर्जा है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एक कक्षक में, पहले कक्षक में। दूसरे कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन, वो हम देखेंगे, वो जो फार्मूला है 2n² का फार्मूला, उसके आधार पर। तो पहले कक्षक की ऊर्जा कितनी है देखिए, En हम किसी भी कक्षा की ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो RH1/n², n जो है कक्षकों की संख्या 1 2 3 4,
और जो RH है ये रिडबर्ग स्थिरांक है जिसका जूल में मान इतना है 2.18 10⁻⁻18 जूल। ठीक है ना। निम्नतम अवस्था जिसे तलस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हैं कि ऊर्जा में 1 रखेंगे यहां पर, है ना, यहां पर भी 1 रखेंगे, 1/1 इक्वल टू इतना। मतलब सबसे पहली जो कक्षक है उसकी ऊर्जा है -2.818 गुणित 10⁻18। अब देखिए, हम किसी भी कक्षा की ऊर्जा जब देखेंगे तो सभी कक्षा में जो ऊर्जा है वो माइनस में दिखेगा आपको। ये अलग बात है कि आप नाभिक के सबसे पहले वाले कक्षक की ऊर्जा देखोगे तो वो ऊर्जा सबसे कम दिखेगा आपको। इसके ऊपर वाले को देखोगे तो इसकी ऊर्जा थोड़ी बढ़ी हुई, और ऊपर देखोगे तो और बढ़ी हुई ऊर्जा, लेकिन हर कक्षा में ऊर्जा माइनस में दिखेगी। पता है क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन जब इस परमाणु को छोड़ के बाहर निकल जाएगा उस समय इसकी ऊर्जा अधिकतम रहती है और वो ऊर्जा होती है 0। है ना आश्चर्य वाली बात कि हम कह रहे हैं कि अधिकतम ऊर्जा होती है और हम ये कहते हैं कि अधिकतम ऊर्जा 0 होती है। समझे आप? जो इलेक्ट्रॉन निकल गया उसमें, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में उपस्थित है वो कुछ ऊर्जा को उत्सर्जित करके कक्षा में आए हुए हैं, तो जितनी ऊर्जा उत्सर्जित किए हैं उतना माइनस हो गया। समझ रहे हैं आप? और जितने पास के कक्षकों में जाते जाएंगे उसकी ऊर्जा उतनी और कम होते चले जाती है। इसलिए पहले कक्षा की ऊर्जा सबसे कम, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा होते होते सबसे ज़्यादा बाहर निकल गया और ये है 0। यही तो हम बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर इसलिए माइनस साइन है, किसी भी कक्षा की ऊर्जा माइनस में ही दिखेगी। और 2 वाले का देखिए, तो 2 वाले का जब आप इस फार्मूले में रखते हैं, यहाँ पर n = 2 रख दीजिए, तो 2 में आप कैलकुलेट करिए तो देखिए इतना मान आया दूसरे कक्षक में। अब आप ये बताइए -2 बड़ा है कि -0.5 बड़ा है? आपको पता है ना कि माइनस में जिसका मान कम दिखता है वो बड़ा होता है। ये देखिए -2 छोटा है और -0.5 बड़ा है, इसलिए इससे ज्यादा ऊर्जा दूसरे कक्षक में हुआ, पहले कक्षक से ज्यादा ऊर्जा हुआ। ठीक है, -2 छोटा है -0.5 से, और ऐसे प्लस में कहते तो 0.5 से बड़ा होता 2, लेकिन यहां पर माइनस में है इसलिए -2 छोटा है 0.5 से। समझे बात को? मतलब ये 0.5 वाला -0.5 वाला बड़ा है -2.18 से, यानी दूसरे कक्षक की ऊर्जा ज्यादा है। और इसी को हमने चित्र 2.11 में देखा था, वो जो हमने देखा था लाइमर बामर पाश्चन ब्रैकेट फंड श्रेणी जो हम देखे थे कि कौन से कक्षा से ऊर्जा दे करके किस कक्षक में जा रहा है उसके आधार पे ऊर्जा उत्सर्जित हो रही थी, उसको हम पहले देख चुके हैं। तो उसी कक्षा में इसको ऊर्जा स्तर आरेख कहा जाता है। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के प्रभाव से मुक्त होता है तब ऊर्जा का मान 0 लिया जाता है। ये देखिए, जब इलेक्ट्रॉन निकल गया परमाणु से, नाभिक के आकर्षण बल से छूट के बाहर चला गया, अधिकतम ऊर्जा पाया तो, और वो ऊर्जा होता है 0। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन मुख्य क्वांटम संख्या n = अनंत, क्योंकि अब वो उसके किसी कक्षक में नहीं है, अनंत कक्षक में चला गया, सबसे बाहर चला गया, स्थायी अवस्था से संबंधित होता है, अब वो बाहर चला गया, तथा आयनित हाइड्रोजन परमाणु कहलाएगा। क्योंकि अब हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हाइड्रोजन धन आयन बना लिया है, यानी आयनित हो गया है। इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो कोई भी परमाणु धन आयन बन जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है एक्स्ट्रा तो ऋण आयन बन जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन से निकला या सोडियम से निकला तो सोडियम भी धन आयन बना लेता है, लेकिन क्लोरीन इसी को लेकर के माइनस वाला यानी क्लोराइड आयन बना लेता है, इसलिए तो NaCl बनता है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और क्लोरीन ने लिया तो NaCl बना, देना लेना चल गया, तो है ना। जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के द्वारा आकर्षित होता है तथा n कक्षा में उपस्थित होता है तब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और इसकी ऊर्जा निम्न हो जाती है। वही तो मैं बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़ के, कक्षाओं को छोड़ के बाहर निकल गया, उसकी ऊर्जा अधिकतम है 0, लेकिन जब वो किसी कक्षा में आ जाता है तो नाभिक के आकर्षण बल से जुड़ जाता है,
उस दौरान वो थोड़ी ऊर्जा उत्सर्जित कर देता है, इसलिए शून्य से नीचे चला जाता है, ऊर्जा माइनस में चला जाता है। समीकरण में ऋण चिन्ह इसी कारण होता है और इसकी शून्य ऊर्जा की संदर्भ अवस्था n = अनंत के संबंध में इसके स्थायित्व को दर्शाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कक्षा को छोड़ के बाहर निकल गया है तो वो स्थायी अवस्था नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो अस्थायी धन आयन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर बीच में कुछ कुछ चीज़ें और थी जो हमने खिसका दिया था, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये कोणीय संवेग क्या है और नील बोर्स के बारे में। तो नील बोर्स के बारे में देख लीजिए, 1885-1962 डेनिश यानी डेनमार्क के भौतिक वैज्ञानिक नील बोर ने 1911 में कोपेनहेगन विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उसके बाद उन्होंने जे थॉम्सन और अर्नस्ट रदरफोर्ड के साथ 1 वर्ष बिताया। ठीक है, इन्होंने 1 साल काम किया। फिर 1913 में कोपेनहेगन लौटे। मेरे हिसाब से कोपेनहेगन जो है ये साउथ अफ्रीका में कहीं पर है, जहाँ वे जीवन पर्यंत रहे। यहाँ 1920 में इंस्टीट्यूट ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स के निदेशक बने। एक इंस्टीट्यूट है बहुत बड़े फिजिक्स के। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बोर ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए उत्साहपूर्वक कार्य किया। 1957 में एटम फॉर पीस सम्मान प्राप्त हुआ। 1922 में नोबेल पुरस्कार दिया गया इनको भौतिकी का। ठीक है, तो जितने अंग्रेज हैं उनको आसानी से मिल जाता है नोबेल प्राइज। अगर कोई भारतीय काम करता है तो बहुत बड़ा कोई काम कर दिया, या कोई अमेरिका में जाके रह के काम कर दिया, जैसे कि आपके ये थे, क्या नाम है इनका, जो जीव विज्ञान में काम किए थे, है ना, नाम भूल रहा हूँ, देखिए, जिन्होंने डीएनए को आर्टिफिशियल बनाया था। ठीक है, तो उनको आसानी से मिल गया क्योंकि वो देश से बाहर वहाँ अमेरिका में थे। अगर वो भारत में रहते तो उनको नहीं मिलता। इसीलिए महात्मा गांधी ने इतना बड़ा काम किया शांति को लेकर के, है ना, अहिंसा को लेकर के। 2 बार उनको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट भी किया गया लेकिन नहीं मिला। और आपको पता होना चाहिए कि नोबेल प्राइज़ शायद मरने के बाद नहीं मिलता है ना, ऐसा कुछ है। कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग के बारे में हमने बात किया कि सीधी कोई वस्तु, हाँ, वो हरगोबिंद खुराना थे जिनके बारे में बात कर रहा था अभी, हरगोबिंद खुराना, जिन्होंने आर्टिफिशियल डीएनए बनाया। वो भारत के थे लेकिन अमेरिका में जाकर काम किया, तब उनको नोबेल मिला था। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। कोणीय संवेग, तो मैं आपको संवेग बता रहा था कि कोई वस्तु सीधी गति से जा रहा है, सीधी लाइन में जा रहा है, तो उसके द्रव्यमान और गति का जो गुणनफल होता है वो संवेग होता है। लेकिन कोई अगर गोल घूम रहा है, वृत्ताकार पथ में घूम रहा है, तो उसके संवेग को कोणीय संवेग कहेंगे। जिस प्रकार द्रव्यमान और रैखिक वेग का गुणनफल रैखिक संवेग होता है, उसी प्रकार कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण I और कोणीय वेग ओमेगा का गुणनफल होता है। ठीक है, तो जड़त्व आघूर्ण कितना है, मतलब वो उसी पथ में घूम रहा है, ये उसका जड़त्व है, वो ऊपर नीचे अपने आप नहीं जाएगा। ठीक है, और उसका वेग कितना है घूमने का। तो me द्रव्यमान वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो नाभिक के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है, कोणीय संवेग जो होता है I = ओमेगा, क्योंकि I जो होता है यानी कि इसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो m(e)r² होता है और ओमेगा जो होता है v/r होता है, v रैखिक वेग होता है। अतः कोणीय संवेग को हम लिखेंगे तो I का मान और ओमेगा का मान रख दें, I का मान इतना है गुणित इतना कर दें तो mr² × v/r हो जाएगा। me, अब देखिए यहाँ पर, देखिए एक बार इसको यहाँ लिखता हूँ, देखिए me है ना, r² v/r है, तो ये r का ऊपर का ये और ये कट जाएगा तो हो जाएगा me/rv या me/vr, ऐसा लिख सकते हैं। मतलब एक r दोनों का ऊपर नीचे कट गया, दूसरा r बचा हुआ है, इसलिए me/vr ये आपका कोणीय संवेग का मान आया। इसको लेकर के आप किसी भी इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग निकाल सकते हो। ठीक है, ये सब चीज मैं आपको बता चुका। ठीक है, अब यहां पर देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का क्या अर्थ है, जिसको अभी हम पढ़ चुके एक बार। तो ऋणात्मक ऊर्जा क्यों है, क्योंकि बाहर था तो उसकी ऊर्जा शून्य थी, जब वो अंदर आया किसी कक्ष में तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित कर दिया, तो शून्य से नीचे, 0 से नीचे माइनस में आ गया। वही चीज फिर से बता रहे हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं।
अब लिखा है अलग से बॉक्स में। एक बात ध्यान रखिएगा आप, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा 2019 के नीट में केमिस्ट्री में भी और बायोलॉजी में भी आपका एनसीईआरटी से ही पूछा है। मेरा बायोलॉजी का भी चैनल चलता है, आपको पता होगा, बायोलॉजी गुरु डॉक्टर संतोष अग्रवाल के नाम से चलता है। तो अगर आप उसमें नहीं गए हैं तो आप कृपया वो चैनल देखें, और अगर आप बायोलॉजी चैनल देख चुके हैं और एक केमिस्ट्री भी देख चुके हैं तब तो बहुत अच्छा है, दोनों में हिंदी में पढ़ा रहा हूं आपको। हाइड्रोजन परमाणु में हर संभव कक्षा में इलेक्ट्रॉन के मान में ऋण चिन्ह होता है। यह देखा आपने कि जो ऊर्जा है उसमें ऋण चिन्ह है। यह ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है? इस ऋण चिन्ह का अर्थ यह है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा स्थिर अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन से कम है, क्योंकि स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 0 है, अंदर आया तो कुछ ऊर्जा उत्सर्जित कर दिया इसलिए माइनस में हो गया। स्थिर अवस्था में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो नाभिक से अनंत दूरी पर हो, इसकी ऊर्जा को शून्य मान लिया जाता है। गणित में इसका अर्थ यह है कि समीकरण में n = अनंत रखा जाए, जिससे एनर्जी अनंत बराबर 0 हो जाएगा। आप उसी फार्मूला में रखिएगा ना, जो ऊर्जा हम निकाल रहे थे, कौन से कक्षा की ऊर्जा कितनी है, तो उसमें अगर ये मान रखेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता है वैसे ही En का मान, निरपेक्ष मान बढ़ता जाता है और यह अधिक ऋणात्मक होते जाता है। जब n बराबर 1 हो तब ऊर्जा का मान सबसे अधिक ऋणात्मक होता है और यह कक्षा सबसे अधिक स्थायी होता है। हम इसे तलस्थ अवस्था कहते हैं, यानी कि इसको अपन स्टेबल स्टेज या सबसे नीचे का स्टेज हम मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो कक्षक है उसकी ऊर्जा सबसे कम है, ये कहना है इनका। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु पर स्थित एक इलेक्ट्रॉन के समान उन आयनों जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है पर भी बोर के सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। देखिए, हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम उसमें बोर के सारे सिद्धांतों को लागू किए। अब मान लो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है, हम उसमें बोर के सिद्धांत को लागू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मान लो किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से एक को हम हटा दिए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, अब उसमें हम उन सिद्धांत को लागू कर सकते हैं। वैसे 3 इलेक्ट्रॉन में से 2 को हटा दिए 1 बचा, या 4 में से 3 को हटा दिए 1 बचा। ऐसे देखिए, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 को हटाया तो He एक ही प्लस बना। लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 2 को हटाया इसलिए Li 2 प्लस बना। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से 3 को हटाया, तो जितने इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन को हटाएंगे उसको उतने +4 से दिखाएंगे। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हटाने के बाद एक ही इलेक्ट्रॉन बचे, ये तो मैं आपको 2-3 परमाणुओं की बात कर रहा हूं। इनमें आप जितने या किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन हटाते जाएंगे उतना धनावेश आते जाएगा। ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है ना। अब इनमें जब एक ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है इन लोगों में, तो हाइड्रोजन जैसा ये बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, और इनका भी अपन इसी तरह से निकाल सकते हैं। En यानी इनकी ऊर्जा किसी कक्षा में -2.18 10⁻⁻18 Z²/n²J। अब ये Z² क्या है? ये परमाणु क्रमांक है। जैसे कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, लिथियम का परमाणु क्रमांक 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4, इस टाइप का होता है। ठीक है, ये देखिए, त्रिज्या को भी हम निकाल सकते हैं। Rn = 52.9 पिकोमीटर, ये हम देखे थे नियरेस्ट वाले का, इंटू n², कौन से कक्षा का निकालना है और उसका परमाणु क्रमांक कितना है। इसको हम लेकर के हम किसी भी कक्षा की त्रिज्या को निकाल सकते हैं, उनमें जिनमें परमाणु में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं। अब एक बात समझ लीजिए, जिनके नाभिक में प्रोटॉन ज़्यादा हैं और जिनके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, उनके कक्षकों की त्रिज्या कम होते जाती है, क्योंकि ज़्यादा प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है, तो खींच के ज़्यादा पास में रहते हैं। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लो कि यहाँ पर 1 प्रोटॉन है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में जिस आकर्षण बल से जुड़े हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए और 2 प्रोटॉन हो जाए तो इनका आकर्षण बल ज़्यादा हो जाएगा, तो ज़्यादा खींच के पास आ जाएंगे। मतलब कि परमाणु के कक्षकों की त्रिज्या
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पे भी निर्भर करता है। जिनमें प्रोटॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और ज़्यादा आकर्षण बल से जुड़े रहेंगे तो दूरी उनके बीच में कम हो जाएगी, तो कक्षकों की जो त्रिज्या है वो भी कम हो जाएगी। कुछ विशेष बातों को आपको बार बार मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज़ें आपको याद हो जाएं। हीलियम और लिथियम परमाणुओं के लिए इसका मान 2 और 3 है। परमाणु क्रमांक जानते हैं, लिथियम का, हीलियम का, बेरिलियम, बोरान, इनका है ना। उपरोक्त समीकरणों से यह विदित होता है कि Z के मान बढ़ने के साथ ऊर्जा का मान अधिक ऋणात्मक हो जाता है तथा त्रिज्या कम हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़तापूर्वक बंधा होता है, तो त्रिज्या भी कम हो जाती है और ऊर्जा भी कम हो जाती है। ऊर्जा और ऋणात्मक हो जाती है, उनकी ऊर्जा और कम हो जाती है, क्योंकि ज़्यादा आकर्षण से ज़्यादा पास आ जाते हैं और ज़्यादा ऊर्जा निकल जाती है और ज़्यादा स्ट्रांग बंध बन जाता है। मतलब जिनमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा मुश्किल काम है बनिस्बत उनमें जिनमें कम होता है, क्योंकि बंध उनका कमज़ोर होता है, कम अगर हैं तो। ठीक है, इन कक्षाओं में गति करते हुए इलेक्ट्रॉनों के वेगों की गणना करना भी संभव है, यद्यपि इसके लिए एक सटीक समीकरण यहाँ नहीं दिया गया है। वेग कितना है, जिसको कोणीय वेग कह सकते हैं। गुणात्मक रूप से नाभिक पर धन आवेश के बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन का वेग बढ़ता है तथा मुख्य क्वांटम संख्या के बढ़ने के साथ यह घटता है। ठीक है, तो यह बता रहा है, देखिए आपको यह बात पता है ना कि जब कोई चीज ऐसे गोल घूमता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है जो उसको बाहर फेंकने का काम करता है, बाहर। ठीक है, तो जितना जोर से घूमेगा बाहर फेंकने वाला बल उतना ज्यादा रहेगा। समझ रहे हैं बात को? अब ध्यान से समझिए, जैसे केंद्रक में प्रोटॉन है नाभिक में और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब नाभिक मतलब नाभिक में धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश है, तो नाभिक इसको आकर्षित करना चाहेगा, यानी ये इसको खींच के अपने में जोड़ना चाहेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन चूंकि घूम रहा है तो घूमते समय उनमें अपकेंद्री बल लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्री बल इस इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने का काम करता है, एक अंदर खींच रहा है, एक बाहर फेंक रहा है, इसलिए निश्चित पथ में गति कर रहा है। मान लो अंदर में प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा ताकत से आकर्षित करेंगे। उनसे बचने के लिए इनको अपकेंद्री बल को बढ़ाना पड़ेगा, यानी अपनी गति को भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो जितना जोर से घूमता है उस पर अपकेंद्री बल उतना ज्यादा लगता है, उतना ज्यादा ताकत के साथ बाहर फेंकता है। तो ज्यादा ताकत से आकर्षित कर रहा है तो फेंकने वाला ताकत को भी बढ़ाना पड़ेगा, तब वो बराबर घूम पाएगा, नहीं तो अंदर गिर जाएगा, वो यहां गिर जाएगा, लेकिन गिरता तो नहीं है। तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ने के साथ जब आकर्षण बल बढ़ता है तो प्रतिकर्षण बल यानी अपकेंद्री बल को बढ़ाने के लिए इसको ज्यादा जोर से घुमाना पड़ता है। इसलिए जिनके परमाणु संख्या ज्यादा होती है उनके इलेक्ट्रॉनों की गति भी ज्यादा होती है, घूमने की गति, कोणीय संवेग वो भी ज्यादा होती है, ताकि वो ज्यादा अपकेंद्री बल भी प्राप्त कर सके। तो अपकेंद्री बल बाहर फेंकता है, प्रोटॉन अंदर खींचता है, दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो घूमते रहता है, तो ज्यादा जोर से घूमेगा। अगर खींचने वाला बल बढ़ेगा तो ज्यादा जोर से घूमना पड़ेगा ताकि ज्यादा बाहर फेंक सके। ठीक है, और जैसे जैसे ये दूर होता जाएगा, दूर के कक्षकों में जाता जाएगा, आकर्षण बल भी कम होगा, तो अपकेंद्री बल को कम करने के लिए गति को भी कम करना पड़ेगा। यही कारण है देखिए कि सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो, अगर प्लेटो को शामिल किए तो जितना दूर जा रहे हैं ना उनके घूमने की गति सूर्य के चारों तरफ उतनी कम है, और जितना पास में है, जैसे बुध है बहुत तेजी से घूम रहा है, हमारी पृथ्वी उसकी तुलना में कम तेजी से घूम रही है। यह सब में लागू होता है। ठीक है, अब हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि कैसे कैसे ये कितने कितने तरंग दैर्ध्य की और तरंग संख्या की जो विकिरण है वो उत्सर्जित करता है या अवशोषित करता है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।